हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस फैकल्टी एट JR। जैसा कि आपको पता है, JR एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां आपको रिकॉर्डेड वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलते हैं। उसके अलावा हर चैप्टर के आपको नोट्स भी मिलते हैं और सारे चैप्टर्स को अच्छी तरह से कवर किया जाता है और उसके अलावा उस चैप्टर के सब टॉपिक को भी काफ़ी अच्छी तरह से डील किया जाता है और उसी चैप्टर पे बेस्ड आपको डेली प्रैक्टिस पेपर मिलते हैं। आपको भी पता है डेली प्रैक्टिस पेपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि NTSC या फिर कोई भी ओलंपियाड की तैयारी करते हो तो वहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पर दैट मीन्स आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं और आपको किसी 4 में से एक को टिक करना होता है। तो वो काफ़ी ज़्यादा कम टाइम लेता है, जिसके कारण आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है काफ़ी लेस टाइम में सॉल्व करने की। तो उसके लिए DPP काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के अलावा हमारी टीम आपको बुलेट पॉइंट्स भी देती हैं, जो कि NCERT के रेफरेंस पे बनाई हुई होती हैं। जैसे कि अगर आपके स्कूल में कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट हो तो आपके पेपर में आपको हर आंसर काफ़ी अच्छे से लिखना होता है और उसमें बुलेट पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, क्योंकि अगर आप उन बुलेट पॉइंट्स का यूज़ अपने आंसर शीट में करोगे तो वो आंसर शीट आपकी काफ़ी अट्रैक्टिव दिखेगी। तो इसीलिए हमारी टीम आपको NCERT के रेफरेंस पे बुलेट पॉइंट्स भी हर चैप्टर की प्रोवाइड करवाती है। उसके अलावा अगर आप हमारी साइट jrworld.in को विजिट करोगे तो आप देखोगे वहाँ पर हर टाइम क्विजेस होती रहती हैं, रेगुलर क्विजेस जो कि हर एक इंटरवल पे होती हैं। आप चाहें तो इन क्विजेस को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये क्विजेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको वहाँ पे ऑलमोस्ट 30 to 35 क्वेश्चंस होते हैं और उसका टाइम भी बिल्कुल सेट होता है। तो आपको इतने सारे क्वेश्चंस एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में सॉल्व करनी होती है। जितना ज़्यादा आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसी के साथ हम लोग अपने इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास से पहले मैं ऑलरेडी आपको बहुत सारे क्लासेस करवा चुकी हूँ, जहाँ पर मैं आपको ये सारे इंट्रोडक्शन को अच्छी तरह से समझा चुकी हूँ और हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं इन सारी चीज़ों को भी अच्छी तरह से डील किया है मैंने। तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देख चुके हैं और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। ये टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पर आपको डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को पढ़ते हुए आपको ऐसा लगेगा कि ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, पर आपको इसमें कई सारे न्यू एस्पेक्ट्स भी मिलेंगे और मैं चाहती हूँ कि आप इन सारी बातों को अच्छी तरह से सुने और समझें, क्योंकि आपके आने वाले क्लासेस में क्लास 9th और 10th ये दोनों क्लासेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के रिगार्डिंग। अगर आप पियर्सन के बुक को पर्टिकुलरली फॉलो करेंगे तो आपको इन दोनों क्लासेस में भी ये चैप्टर ज़रूर पढ़ने होंगे। तो इसी के साथ हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। जैसा कि हम लोग इसके प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देख चुके हैं, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, और हम लोगों ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स को भी समझा था जो सेटिस्फाई करते हैं उन सारे स्टेटमेंट्स को जो हम लोगों ने उसके पहले क्लास में देख रखा था। तो इसी के साथ हम लोग डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका रीज़न क्या रहा होगा? तो एक फेमस साइंटिस्ट जिस तरह से J.J. थॉमसन एटम में प्रेजेंट पार्टिकल दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन को फाइंड आउट किया, उसी तरह से गोल्डस्टीन एक न्यू साइंटिस्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस होते हैं। आप लोग इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम E. गोल्डस्टीन था और इन्होंने ये प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट भी लिया। अब इन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे की, हम लोग इस चीज़ को पहले समझेंगे। तो उनका एक कंसेप्शन था कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब मैंने आपको पिछले क्लास में समझा रखा है। आपको भी पता है कि एटम न्यूट्रल होता है। तो किसी भी पार्टिकल जो कि न्यूट्रल है, अगर ये पार्टिकल न्यूट्रल है तो इस पार्टिकल के अंदर अगर आपको निगेटिव चार्ज मिला है तो दैट मीन्स कि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई पॉजिटिव चार्ज भी होगा वहाँ पर। तो इसी बेसिस पे जो हमारे साइंटिस्ट थे गोल्डस्टीन, उन्होंने सोचा कि एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो अगर इसमें भी निगेटिव पार्टिकल्स हो सकते हैं तो पॉजिटिव पार्टिकल भी कोई ज़रूर होगा जो कि इस एटम को न्यूट्रल बना रहा होगा। और उन्होंने भी सेम स्टेटमेंट दिया, पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स टू बैलेंस द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स। उन्होंने ये रीज़न फॉरवर्ड किया कि पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स ज़रूर होगा किसी भी एटम में, क्योंकि उस एटम में पहले से ही नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसीलिए गोल्डस्टीन ने भी अपना एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने भी कुछ ज़्यादा खास एक्सपेरिमेंट नहीं किया, जैसा कि हम लोग फर्स्ट टाइम से ही पढ़ते आ रहे हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। उन्होंने भी उसी चीज़ को बस कुछ सेटअप चेंज करके बस सेम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। गोल्डस्टीन रिपीटेड द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट
तो गोल्डस्टीन ने भी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया बाय यूजिंग परफोरेटेड कैथोड। अब यहाँ पे परफोरेटेड वर्ड का मैंने ऑलरेडी मतलब समझा रखा है। जैसे कि अगर ये आपके पास एक मेटल प्लेट है, इसके अंदर आप अगर होल कर देते हो, ऐसे छोटे छोटे होल, जिससे कि कोई भी रे इजिली पास कर सके। अगर यहाँ पे से कोई रे इसके अंदर जाती है, लेट से यहाँ पे कोई होल है, तो इसके अंदर से अगर ये रे पास कर जाती है, तो इस मेटल प्लेट को हम लोग परफोरेटेड मेटल प्लेट बोलेंगे। दैट मीन्स इसमें हम लोग परफोरेशन क्रिएट कर दिए हैं। और कैथोड यहाँ पे लिखा हुआ है कैथोड, परफोरेटेड कैथोड। दैट मीन्स एक ऐसा कैथोड, कैथोड आपको भी पता है, अगर किसी भी मेटल प्लेट को हम लोग जनरली इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अगर ये एक मेटल प्लेट है और यहाँ पे मैं एक सेकंड मेटल प्लेट ले लेती हूँ, तो ये दोनों ना ही कैथोड है ना ही एनोड है, ये सिर्फ इलेक्ट्रोड है, ये दोनों इलेक्ट्रोड है। बट अगर मैं बैटरी के टर्मिनल्स को अगर जोड़ दूं इसके साथ, लेट से मैं यहाँ पे बैटरी का टर्मिनल जोड़ रही हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट इसको सेल भी बोलेंगे, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि बहुत सारे सेल मिलके ही बैटरी को बनाते हैं। तो यहाँ पर ये कैथोड बन गया और ये एनोड, क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, तो इसीलिए हम लोग इसको मेटल प्लेट बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रोड बोलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कंडीशन दी हुई होती है कि यहाँ पर ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो हम लोग इसको स्पेशल नाम देते हैं कैथोड। तो गोल्डस्टीन ने भी सेम एक्सपेरिमेंट किया। आप इस साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जे थॉमस इस चैप्टर में बार बार आएंगे, तो आपको उनका नाम याद हो ही जाएगा। बट गोल्डस्टीन का नाम बहुत ही कम आता है, जिसके कारण स्टूडेंट्स फर्दर इनका नाम भूल जाते हैं। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि आप इनका नाम याद रखिएगा। तो इसी के साथ हम लोग आगे देखते हैं। मैं पहले आपको यहाँ पे गोल्डस्टीन का एक्सपेरिमेंट समझा देती हूँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, जैसा कि सभी साइंटिस्ट आ रहे थे और सेम एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे। कोई गैस के प्रेशर को चेंज कर रहा था, तो कोई मेटल प्लेट्स को चेंज कर रहा था, तो उसी तरह से गोल्डस्टीन भी एक परफोरेटेड कैथोड लिए। इस तरह का परफोरेटेड, दैट मीन्स इसके अंदर होल। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर होल क्यों बनाए गए थे, क्योंकि अगर इधर से कोई पार्टिकल इधर जाए तो ये आराम से, दैट मीन्स इजीली इस होल से होते हुए पास होकर यहाँ पर आ जाए। और यहाँ पर हम लोग फ्लोरोसेंस मटेरियल लगा के रखें, जिसके कारण अगर यहाँ पर कोई भी ब्राइट स्पॉट क्रिएट हो या फिर कोई ग्लो हो, तो हम लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पर भी कोई रे आके स्ट्राइक हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर भी कोई रे फॉल हुई है। तो इसी तरह का सेटअप गोल्डस्टीन ने बनाया था। अगर आप कंक्लूजन नहीं डायरेक्टली समझ रहे हैं, तो मैं आपको पहले यहाँ पे एक डायग्राम दिखा देती हूँ, जो कि रिप्रेजेंट करता है डिस्चार्ज ट्यूब को। ये देखिए, यहाँ पर सेम सेटअप किया गया, आपको भी याद हो चुका होगा ये डायग्राम। तो हाई वोल्टेज, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल, दैट मीन्स यहाँ पर एनोड क्रिएट किया गया है, ये देखिए, और यहाँ पर कैथोड, और यहाँ पर परफोरेटेड कैथोड है, दैट मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं होल है। पर यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर दो फेनोमेना एक साथ हो रहा है। अकॉर्डिंग टू गोल्डस्टीन, यहाँ पर तो पॉजिटिव रे जनरेट हो रही है, पर आपको यहाँ पर निगेटिव रे भी जनरेट होती हुई दिखाई दे रही होगी, क्योंकि ये दोनों फेनोमेना सेम टाइम पे हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट ये कंफ्यूज होंगे, तो फिर जे थॉमसन को ये फेनोमेना क्यों नहीं शो हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, जे थॉमसन बस इस ग्लो को नोटिस कर रहे थे, जो यहाँ पर ग्लो हो रहा था, जो कि बीच में। जे थॉमसन इस ग्लो पे कभी नोटिस ही नहीं किए, जो कि कैथोड के पीछे हो रहा था। और कैथोड पे उन्होंने कोई भी परफोरेशन कभी किया ही नहीं था, वो सिर्फ कैथोड की तरफ से होती हुई एनोड की तरफ जाने वाली रेस को स्टडी कर रहे थे। वो सिर्फ इस डायरेक्शन के रेस को स्टडी कर रहे थे पर्टिकुलरली। पर गोल्डस्टीन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के कारण उस एटम के बारे में स्टडी कर रहे थे, जो कि एटम को न्यूट्रल करने में सेटिस्फाई हो रहा हो। नाउ आपको भी पता है कि यहाँ पर अगर मैं आपको एक एटम का स्ट्रक्चर बना दूं, उस टाइम तो खैर हम लोग को नहीं मालूम था कि ये एटम है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, जिसके कारण से ये कैथोड रे, एनोड रे हमें दिख रही है। पर अब हम लोग को मालूम है, तो अगर मैं यहाँ पे एक न्यूक्लियस बना दूं जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और मैं इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स बना दूं, लेट से इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब, और इस एटम को हम लोग एक्स मान लेते हैं, ये कोई एटम है जो एक्स है,
अगर हम लोग इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे या फिर हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी देने से ही कोई भी एटम एक्साइटमेंट स्टेट में पहुंचता है, पर ऐसा नहीं है। कोई भी एटम को एक्साइट करने के लिए आप बस एनर्जी दो, चाहे वो लाइट एनर्जी हो या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो या फिर कोई भी एनर्जी हो, आप दे सकते हो, हीट एनर्जी दे सकते हो। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही देना है। पर इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम लोगों ने काफ़ी ईजिली अवेलेबल जो कि इलेक्ट्रिसिटी हम लोग उसका यूज़ किए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके हम लोग काफ़ी जल्दी एटम के पार्टिकल को एक्साइट स्टेट में पहुंचा सकते हैं। तो ये पार्टिकल एक्स है, और अगर इसको हम लोग एनर्जी देंगे तो जो सबसे आउटर मोस्ट, दैट मीन्स अगर इसके नीचे भी सेल होंगे, पर इसके आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि वो सबसे ऊपर है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि वो सबसे पहले एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे, और जैसे ही ये एनर्जी ऑब्जर्व करेंगे वो पार्टिकल से बाहर निकल जाएंगे। और यहाँ पे और भी सारे एटम्स होंगे, और वो सारे भी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे होंगे, क्योंकि उन लोग को भी कंटिन्यूअसली एनर्जी मिल रही होगी, और वो सारे भी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे। दैट मीन्स बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पर होके एक बीम को बना ले रहे थे, और उसी बीम को हम लोग कैथोड रे भी बोल रहे थे। और यहाँ पर वो दिख भी रहा होगा आपको, जो एनोड की तरफ ट्रैवल कर रहा है, ये सारे कैथोड रे हैं। पर आपको भी पता है कि अगर एक एटम में से, अगर ये एटम है और वो अपना एक या दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, लेट्स से अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और एक पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ये अब पॉजिटिव नेचर को शो करेगा। अब एटम पॉजिटिवली चार्ज हो गया है। अब एक इस न्यूट्रल एटम के ऊपर, ये अगर एटम एक्स था तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। दैट मीन्स इससे इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये एटम आयोनाइज हो गया। आप आयोनाइज वर्ड काफ़ी फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, लेकिन ये आगे फर्दर आपको काफ़ी यूज़ में आने वाला है, क्योंकि अब इलेक्ट्रिसिटी आप लोग को पढ़ना ही है आगे के क्लासेस में, और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम लोग किसी भी एटम को आयोनाइज कर देते हैं काफ़ी ईजिली। दैट मीन्स हम लोग इसको आयंस में कन्वर्ट कर देते हैं। कोई भी एटम जिसके पास कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव या फिर निगेटिव, उस पार्टिकल को हम लोग आयन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सारे पार्टिकल्स आयनिक स्टेट में, या पार्टिकल ये हो या फिर ये हो या फिर ये हो, सारे पार्टिकल आयनिक स्टेट में। और ये आयनिक स्टेट में होने के कारण ये चार्ज कैरी कर रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, और ये कंटिन्यूअसली ऐसा फेनोमेना हो रहा है। तो इस फेनोमेना के कंटिन्यूअस होने के कारण दो तरह के रे जनरेट हुए। पहला कैथोड रे, जिसकी स्टडी हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, और दूसरा पॉजिटिव रे, जो कि पॉजिटिव रे को हम लोग एनोड रे भी बोलते हैं। अब यहाँ पे पॉजिटिव रे क्यों बोल रहे हैं ये आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो ये अगर आप लोग इसको एनोड रे बोलने की बजाय अगर आप पॉजिटिव रे भी बोलते हैं तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सही है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये भी पॉजिटिव रे है लिखा हुआ। और आपको भी पता है यहाँ पर हम लोग फ्लोरोसेंस का मटेरियल यूज़ किए हुए हैं। फ्लोरोसेंस आपको फर्स्ट क्लास से मैं बता रखी हूँ, ZNS को हम लोग यूज़ कर रहे हैं फ्लोरोसेंस के लिए। ये काफ़ी ज़्यादा फेमस सब्सटेंस है, क्योंकि जब भी इसके ऊपर कोई भी रे फॉल होती है वो सारे रे को एब्जॉर्व कर लेता है, और एब्जॉर्व करके कुछ इंटरवल ऑफ टाइम, लेट्स से 1 सेकंड के बाद या फिर 0.001 सेकंड के बाद ये रे को वापस से एमिट करता है, जिसके कारण हम लोग को यहाँ पर एक ग्लो दिखाई देता है। और गोल्डस्टीन को भी सेम फेनोमेना शो हुआ, उन्होंने भी देखा कि यहाँ पर एक ग्लो जनरेट हुआ है, यहाँ पर एक ब्राइट स्पॉट हुआ है क्रिएट। तो अगर कोई भी चीज़ यहाँ पर आके फॉल हो रही है, दैट मीन्स कि वो इधर से आ रही होगी, और ये इधर से आने का मतलब ये एनोड से आ रही है, और एनोड से आने के कारण ही इसका नाम एनोड रे रखा गया। तो आई होप आपको ये पूरा सेटअप समझ में आया हो, और मैंने काफ़ी अच्छी तरह से इसको समझाने की कोशिश भी की है। अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को फिर से देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया हो तो आप हम लोग को कमेंट में बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपके क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। अगर इसके अलावा मैं वहाँ पर कुछ नहीं कर पाई, आपको नहीं समझा पाई, तो मैं आपको एक स्पेशल क्लास देके, आपको एक सेपरेट क्लास देके मैं कोशिश करूँगी कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आए। तो इतना समझने के बाद हम लोग इसके कंक्लूजन को पहले पढ़ लेते हैं, ताकि आपको स्टेटमेंट लिखने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर एक कंक्लूजन मैंने लिखा है, और ये स्टेटमेंट मैं आपको इसलिए प्रोवाइड करती हूँ ताकि अगर आपको एग्जाम्स में लिखने हो तो आप ये स्टेटमेंट काफ़ी अच्छी तरह से अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, और ये आपको एक वे प्रोवाइड करती है कि आप इस तरह से
वर्ड को अरेंज करके अच्छे आंसर को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये सारे स्टेटमेंट आपको देती हूँ। और अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके मैं लिंक भी दे दूंगी। और इसके अलावा मैं ये सारे पीडीएफ्स भी अपलोड कर देती हूँ अपनी साइट पे। आपको भी पता है कि मैं एक ब्लॉग में ये सारी चीज़ें अपलोड कर देती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप उसको डाउनलोड कर लें। नहीं तो फिर अगर आप यूट्यूब पे ही देखकर इसको नोट डाउन कर सकते हैं तो फिर तो बहुत अच्छा है, आप इसको नोट कर लें। क्योंकि ये सारे स्लाइड्स मैं खुद डिज़ाइन करती हूँ आपके लिए स्पेशल, और मैं ईच एंड एवरी पॉइंट जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारे मेंशन करती हूँ, सो दैट आपको बेस्ट कंटेंट मिले। In addition to the cathode rays originate from the cathode, some rays travel from the anode towards the cathode. These rays were called anode rays और कैनाल रेज। अब यहाँ पे एक नया वर्ड कैनाल रेज यूज हुआ है। तो अब आपको याद होगा कि वहां पर हम लोग परफोरेटेड एक मेटल प्लेट था जो कि परफोरेट था, उसके अंदर होल किए हुए थे, और आप इसी होल को कैनाल भी बोल सकते हैं क्योंकि एक कैनाल के जैसा ये फॉर्म हुआ है। तो इसी कारण से हम लोग इसमें से जो पास होने वाली रे थी उसको हम लोग कैनाल रे बोल रहे थे। तो एनोड रे का 3-4 नाम हो गया यहाँ पर। हो सकता है आप लोग कंफ्यूज हो, तो मैं एक काम करती हूँ, पहले लिख देती हूँ। यहाँ पर एक एनोड रे हो गया, दूसरा कैनाल रे हो गया, तीसरा पॉजिटिव रे, आप इसको पॉजिटिव रे भी बोल सकते हैं। तो आप ये तीनों नाम में से अगर मैं कोई भी नाम यूज करूं तो आप रेफर करना कि मैं एनोड रे को ही बोल रही हूँ। सो प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे, जैसे हम लोग पहले तो कैथोड रे को समझे थे कि कैथोड रे होता क्या है, फिर कैथोड रे के सारे एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग एक्सपेरिमेंट वाइज देखे थे। उसी तरह से हम लोग उसके फिर प्रॉपर्टीज को भी डील किए थे, सारी प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह से समझे थे। आपको तो याद भी होगी बहुत सारी, क्योंकि मैंने इसके 2-2 क्लास लिए थे। तो अगर आप वो दोनों क्लास अच्छी तरह से अटेंड किए होंगे देन डेफिनेटली कि आपको सब कुछ याद होगा। पर अगर नहीं किया है आपने तो मैं आपको एक बार सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार ज़रूर उसको देख लें और उसके बाद ही आप इस लेक्चर को स्टार्ट करें। तो हम लोग अब अपनी एनोड रे की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। तो सेम जो भी कैथोड रे के साथ था वही प्रॉपर्टीज एनोड रे के साथ भी था। वो भी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी। आपको भी पता है कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी। और इस प्रॉपर्टी को पता करने के लिए हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था। वो ओपेक ऑब्जेक्ट को बीच में रख के यहाँ पर एक ओपेक ऑब्जेक्ट को रख दिया था हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई किए थे कि कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। तो गोल्डस्टीन ने भी सेम एक्सपेरिमेंट किया एनोड के लिए, और एनोड रे की प्रॉपर्टीज को भी उन्होंने इसी तरह से फाइंड आउट किया। एक ओपेक ऑब्जेक्ट एनोड रे के पाथ में रखकर उन्होंने भी इस एक्सपेरिमेंट को किया था। हम लोग यहाँ पर फिर से एक्सपेरिमेंट को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें मालूम है कि आप लोग बहुत बहुत इंटेलिजेंट हैं और आप लोग समझ जाएंगे कि हम लोगों ने कैसे फाइंड आउट किया था कि कोई भी एनोड रे या कैथोड रे कैसे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। उसके बाद एनोड रे डिफ्लेक्ट्स टुवर्ड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। जैसा कि आपको पता है एटम में रेस्ट ऑफ द एटम, रेस्ट ऑफ द एटम कहने का मतलब मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि इलेक्ट्रॉन के निकल जाने के बाद उस एटम में क्या बचा, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जबकि हम लोग को न्यूट्रॉन के बारे में अभी पता भी नहीं है, हम लोग को पता नहीं कि न्यूट्रॉन है, हम लोग बस अभी प्रोटॉन को ही कंसिडर कर रहे हैं। तो इसीलिए प्रोटॉन का प्रॉपर्टी पॉजिटिव होने के कारण ये निगेटिव टर्मिनल के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हुआ। और आपको भी पता है कि निगेटिव टर्मिनल्स के टुवर्ड अट्रैक्ट होगा तो इसीलिए उसका नेचर पॉजिटिव होगा। तो हम लोगों ने द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ दिस पार्टिकल इज ऑलवेज पॉजिटिव, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। द वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अ पर्टिकुलर of the particles varies with the nature of the gas taken in the discharge tube। अब यहाँ पर एक आपको ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक आपको सब कुछ रिलेटेबल लग रहा था कैथोड रे से, पर यहाँ पर थोड़े से चेंजेस आए। जैसा कि स्पेसिफिक चार्ज का जो वैल्यू था, स्पेसिफिक चार्ज अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देती हूँ, जो मैंने पिछले क्लास में भी बता रखा है। जो E/m का रेशियो था, E/m का रेशियो चार्ज बाई मास, इसी को हम लोग चार्ज बाई मास का रेशियो भी बोलते हैं। तो इसको हम लोगों ने कांस्टेंट बताया था, ये हर टाइम कांस्टेंट था कैथोड के केस में। हर बार जब भी कोई भी पार्टिकल का हम लोग स्टडी कर रहे थे, कोई भी, चाहे गैस को चेंज करने के बाद या फिर इलेक्ट्रोड को चेंज करने के बाद, जो रेशियो आ रहा था E/m का वो हर बार एक ही आ रहा था। पर ऐसा
हुआ नहीं एनोड रे के साथ। एनोड रे के एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि जो स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू है वो हर बार वेरी कर रहा है। अगर हम लोग हाइड्रोजन को लेते हैं तो E/M का रेशियो सबसे ज़्यादा लीस्ट आ रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा कम आ रहा है। उसके अलावा हम लोग कोई और गैस ले रहे हैं, हीलियम ले रहे हैं या फिर ऑक्सीजन ले रहे हैं या फिर नाइट्रोजन ले रहे हैं या फिर कोई भी फर्दर कोई भी गैस ले रहे हैं, तो E/M का रेशियो हर बार वेरी कर रहा है, मतलब इसके में अलग, इसमें भी अलग, इसमें भी अलग और इसमें भी अलग। तो इससे क्या आइडेंटिफाई हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक साइन आपको दिख रहा होगा न्यूट्रॉन के प्रेजेंट होने का, क्योंकि हर बार E/M का रेशियो वेरी हो रहा था, पर उस टाइम पे हम लोग को नहीं मालूम था, तो हम लोग एक E/M का रेशियो जो कि लिस्ट आ रहा था हाइड्रोजन पे, उसको हम लोग कंसिडर किए और फिर उसी से हम लोग प्रोटॉन पे कितना चार्ज है, दैट मीन्स प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, जैसे कि आपको पता है प्रोटॉन के ऊपर 1.6 × 10⁻90 कूलम्ब चार्ज होता है, और इसी रेशियो से मास भी फाइंड आउट किया गया। पर ये दोनों सिर्फ हाइड्रोजन के गैस को लेके किया गया था। ये एक्सपेरिमेंट E/M का रेशियो हाइड्रोजन के गैस के लिए स्पेसिफिक था, जबकि E/M का रेशियो अगर हीलियम के साथ, ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ किया जा रहा था तो ये हर बार वेरीज हो रहा था। जैसे कि आपको पता है कि कैथोड रे में E/M का रेशियो, उसका चार्ज -1.6 × 10⁻90 कूलम्ब आ रहा था और उसका मास भी फिक्स आ रहा था, लेकिन इसके मास में हर बार वेरी होने के कारण, आपको पता है डिनोमिनेटर में यहाँ पे मास है, तो ये हर बार इसी के कारण वेरी कर रहा था। क्योंकि अगर आप हाइड्रोजन का ही एग्जाम्पल लें तो हाइड्रोजन का जो आइसोटोप्स होता है उसमें 1 1, और अगर इसका दूसरे को लिया जाए तो इसका एटॉमिक नंबर तो सेम है पर मास नंबर यहाँ पे 2 हो जाता है। दैट मीन्स इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, जबकि इसमें सेकंड वाले में एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट है। तो इसके कारण इसका मास का वैल्यू चेंज हो रहा था, और नीचे में मास का वैल्यू चेंज होने के कारण E/M का रेशियो हर बार वेरी कर रहा था। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ रहा होगा। तो कैथोड रे में ऐसा नहीं था, क्योंकि आपको भी पता है कैथोड रे में सिर्फ इलेक्ट्रॉन थे, जबकि यहाँ पर रेस्ट ऑफ द एटम है, मतलब एटम में इलेक्ट्रॉन के अलावा जितना भी कुछ था वो सब कुछ था। फिर भी इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल है, लेकिन प्रोटॉन का मास एक हाइड्रोजन के बराबर है, हाइड्रोजन के फर्स्ट आइसोटोप के बराबर है। जब अगर आप हाइड्रोजन को लें और हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दें, जो कुछ भी है वो एटम का एक्चुअल मास होता है, क्योंकि इसमें कोई दूसरा पार्टिकल्स नहीं होता है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। और स्पेसिफिक चार्ज ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं चाहती हूँ आप इसको याद रखें, क्योंकि स्पेसिफिक चार्ज आगे आपको पढ़ना होगा। जो मैंने R.M. मिल्टन का नाम बताया था, उन्होंने ये स्पेसिफिक चार्ज को फर्दर स्टडी किया था और E/M के रेशियो को बताया था, और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था। मैंने उस एक्सपेरिमेंट को भी थोड़ा बहुत समझा रखा है। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखें तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए, और मैंने काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं, तो आप एक बार उनको ज़रूर देखें। सो हमारा फोर्थ पॉइंट है, एनोड रेज डेविएट फ्रॉम देयर पाथ इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने हर बार सिस्टम को चेंज कर करके अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए। जैसे कि हम लोगों ने डिस्चार्ज ट्यूब के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, और तब फिर हम लोगों ने एनोड रे की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया। तो जब हम लोगों ने पॉजिटिव फील्ड अप्लाई किया और एक साइड निगेटिव फील्ड अप्लाई किया, तो एनोड रे निगेटिव फील्ड की तरफ डेविएट कर गई, वो निगेटिव टर्मिनल के टुवर्ड्स जाने लगी, जबकि वो पॉजिटिव टर्मिनल से दूर होने लगी। तो इसी कारण से हम लोग कह सकते हैं जो एनोड रे के पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, क्योंकि आपको ही पता है निगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्शन शो करती है। या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन शो कर रही थी, जिसके कारण एनोड रे निगेटिव टर्मिनल के टुवर्ड्स बेंड कर गई। और उसी के साथ हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड को भी अप्लाई किया। यहाँ पर मैं आपको लिख देती हूँ, जैसे यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल हम लोग कंसिडर करते हैं, तो फिर हम लोगों को फर्दर डेविएशन शो हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी फील्ड अप्लाई हो, यहाँ पे आपको एनोड रे के नेचर में थोड़ा सा इन्फ्लुएंस नजर आएगा, वो भी इन फील्ड के वजह से इन्फ्लुएंस हो रहा था, जिस तरह से कैथोड रे इन्फ्लुएंस हो रहा था। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट है, द पार्टिकल्स ऑफ एनोड रे हैव मास एंड दे पोसेस काइनेटिक एनर्जी। अभी इस एक्सपेरिमेंट को मैंने कैथोड रे में भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है कि एनोड रे के पार्टिकल्स मास कंटेन करते हैं, दैट मीन्स वो मास पोसेस करते हैं, और अगर किसी भी चीज़ के पास मास है तो वो काइनेटिक एनर्जी भी पोसेस करेगा।
उसके साथ हमारा लास्ट पॉइंट है, द मास ऑफ द पार्टिकल्स वॉज द सेम एज द एटॉमिक मास ऑफ अ गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। इस पार्टिकल के जो भी एनोड रे जिस भी पार्टिकल से बनी हुई थी उसका मास हम लोगों ने फाइंड आउट किया, तो उस जो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जितने भी गैस प्रेजेंट थे उनका जितना एटॉमिक मास था ऑलमोस्ट उतने के बराबर था। ऑलमोस्ट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसके अंदर से जब इलेक्ट्रॉन निकल गया था तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत ही ज़्यादा कम नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ मास रिड्यूस हुआ था, पर हम लोग फिर भी उसको भी कंसिडर करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन भले ही नेग्लिजिबल है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। तो इसी के साथ हम लोग एनोड रे की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट जैसे कि कैथोड रे क्या होती हैं, एनोड रे क्या होती हैं, स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, डिस्चार्ज ट्यूब क्या होते हैं और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। तो अब फर्दर इसके आगे ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है, पर फिर भी आपको काफ़ी ज़्यादा समझना होगा इस चैप्टर को, क्योंकि इस पे बेस्ड जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी क्वेश्चंस होते हैं और कई बार तो सॉल्व भी नहीं होते। तो आप अच्छी तरह से अभी चैप्टर्स को पढ़ लीजिए। मैं एक स्पेशल सीरीज करवाऊंगी जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। तो हम लोग इसके अलावा इस स्लाइड को ऑलरेडी समझ चुके हैं, तो मैं इस स्लाइड को भी एक काम करती हूँ, थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट अगर आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे तो उनको अच्छी तरह से सारे वर्ड्स दिखाई दे। आप लोग वीडियो पॉज करके यहाँ पर लिख सकते हैं। सो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो हम लोग अब इसके आगे के पॉइंट्स को भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं। So यहाँ पे Goldstein assumed the ray that is positive ions traveling from anode to cathode as proton. Later discoveries proved that the lightest positively charged particle is that of the hydrogen and it named as proton. ये पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर करवा चुका है कि गोल्डस्टीन एक रे को जो रे था एनोड रे उसको एज्यूम कर लिए थे कि इसमें के जो पार्टिकल्स हैं वो प्रोटोन हैं, और आगे के जो डिस्कवरीज हुई थी वो भी फर्दर प्रूफ कर रही थी कि जो सबसे ज़्यादा लाइट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल अगर कोई है तो वो हाइड्रोजन का एटम है। अगर हम लोग हाइड्रोजन के एटम को डिस्चार्ज ट्यूब में रखकर अगर एक्सपेरिमेंट को फर्दर परफॉर्म करें तो जो एनोड रे होगा वो काफ़ी ज़्यादा लाइटेस्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को फॉर्म करेगा। तो इसी के साथ हम लोग इस लेक्चर के एंड में आ चुके हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं JR के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि JR गुरुकुला, यहाँ पर आपको सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलते हैं हर चैप्टर के, और यहाँ पे स्पेशली अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो कंप्यूटर काफ़ी अच्छा पढ़ाया जाता है। जो हमारी फैकल्टी है वो स्पेशल कंप्यूटर की हैं, तो अगर आप क्लास 9th के हैं, क्लास 10th के हैं या फिर क्लास 11th के हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म से कंप्यूटर को काफ़ी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पर हमारे स्कूल्स में उसको अच्छी तरह से डील नहीं किया जाता है, जबकि इस प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले कंप्यूटर की फैकल्टी को लाया गया था क्योंकि कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ पर आपको DCA जैसे कोर्स भी मिल जाएंगे जो कि आप चाहें तो आप अपने आप को उन कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। और आपको अगर बहुत सारे चैप्टर जैसे कि HTML आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा, अगर नहीं सुन रखा तो कोडिंग्स का सबसे ज़्यादा बेसिक्स होता है। अगर आपको HTML CSS ये सारी चीज़ आपको नहीं आते, आप 9th-10th लेवल से ही अगर ये सारी चीज़ को अच्छे से समझने लगेंगे, इन सारी चीज़ को प्रैक्टिस करने लगेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा आपके फर्दर के करियर में। अगर आप वेब डिज़ाइनर बनना चाहते हैं या फिर आप आगे के कोई भी डिग्री, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री अगर कंप्यूटर लैंग्वेज से परस्यू करना चाहते हैं तो आप अभी से ही अपने बेस को अच्छी तरह से मजबूत कर लें। और हमारी कंप्यूटर की फैकल्टी आपको बहुत ही अच्छी तरह से सारे चैप्टर को एक्सप्लेन करती है और सारे चैप्टर के सब टॉपिक्स को डील करती है। उसके अलावा वो बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल भी होते हैं वहाँ पर हर कोड के प्रैक्टिकल वीडियो ट्यूटोरियल्स भी बनाए हुए होते हैं। अगर आपको वहाँ पर कोई भी कोड लिखा हुआ हो, कोई भी टैग्स यूज़ किया हुआ होता है तो उसका एक प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाया होता है जिसको कि आप देख कर अच्छे से समझ सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी सेकेंड प्लेटफॉर्म है JR बुक वर्ल्ड। ये तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको बुक्स या फिर नॉवेल्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है उनके लिए JR बुक वर्ल्ड काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। JR बुक वर्ल्ड आपको ऑडियो बुक्स प्रोवाइड करती है जो कि काफ़ी बेस्ट क्वालिटी की होती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप अगर आपको बुक्स में इंटरेस्ट नहीं है तो भी आप एक बार ज़रूर इस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करें, क्योंकि हो सकता है कि आपको कुछ न्यू और काफ़ी ज़्यादा कैप्टिवेटिव ऑडियो बुक्स मिल जाए। जैसे कि वहाँ पर मैं आपको
अगर आप फर्दर मुझसे कोई सजेशन लेना चाहें तो वहाँ पे एल्केमिस्ट जैसे द एल्केमिस्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक है, आपको भी पता है ये नॉवल वर्ल्ड फेमस है, जो कि पाउलो कोएल्हो की लिखी हुई है, उसका भी ऑडियो बुक का फॉर्मेट। उसके अलावा अमीश त्रिपाठी की द इमोर्टल ऑफ मेलुहा और भी काफ़ी सारे नॉवेल्स, विंग्स ऑफ फायर जो कि एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है। उसके अलावा हैरी पॉटर सीरीज़, हैरी पॉटर का तो आपको नाम बताने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फेमस सीरीज है। इस नॉवल की भी ऑडियो बुक अवेलेबल है, तो मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप को एक बार इसमें एक्सप्लोर ज़रूर करें। देन हमारा थर्ड प्लेटफॉर्म है JR एकेडमिक्स। यहाँ पर आपको सारे स्टडी मटेरियल जैसे कि नोट्स, DPP और उसके अलावा जितने बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, क्विज क्वेश्चंस, वो काफ़ी इजी टू एक्सेसिबल वे में अपलोड किए हुए हैं, तो आप चाहें तो उन सारे रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं और अपने लिए, अपने ग्रोथ के लिए यूज़ कर सकते हैं। देन हमारा फोर्थ प्लेटफॉर्म है JR ब्लॉग्स। यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पे ब्लॉग्स अपलोड करते हैं जो कि आपके करियर को बिल्डअप करने में हेल्प करेगी। उसके अलावा मैं जितने भी क्लासेस लेती हूँ उसके मैं DPP को भी इसी पर अपलोड करती हूँ और उसके अलावा हर DPP के नीचे मैं उसका एक्सप्लेनेशन लिखती हूँ। दैट मीन्स अगर यहाँ पे एक DPP है, मैं इसका फॉर्मेट आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। अगर यहाँ पे मैं DPP को लिखी हूँ तो यहाँ पर मैं उस स्लाइड में क्या बोली हूँ एक वीडियो में, वो सारे मैं एक अच्छी तरह से अरेंज करके लिखी हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप उसको एक बार पढ़ें क्योंकि इसको पढ़ने से आपके सेंटेंस फॉर्मेशन और स्किल में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। जब आप किसी को अपने आप को किसी के सामने प्रेजेंट करोगे, किसी को आंसर करोगे, तो वो काफ़ी एक वे में, एक अच्छे वे में आंसर उसके सामने प्रेजेंट होगा। सो इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। फॉर मोर वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आई विल come up with the new lecture of this chapter. Till then, bye bye.